हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 3 का एक और नए टॉपिक के बारे में, जो कि है 8th नंबर का टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पर 8th नंबर का टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर में टोटल कितने टॉपिक हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 टॉपिक को हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो रजिस्टर होता है वो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी शो करता है। तो वो जो रेजिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग कह सकते हैं डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की जो फर्स्ट डिपेंडेंसी है वो है लेंथ, कंडक्टर का लेंथ। तो जो रेजिस्टेंस होता है, किसी कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिस कंडक्टर की लेंथ जितनी कम होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। कंसिडर कर लेते हैं एक और कंडक्टर है हमारे पास। तो इन दोनों की लेंथ के कंपैरिजन करें तो इसका लेंथ L1 कंसिडर कर लेते हैं, इसका L2। तो यहाँ पर L2 का लेंथ क्या है? ज़्यादा है। दूसरे मटेरियल का लेंथ क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा होगी? इस वाले मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो इसको हम लोग R2 ग्रेटर देन R1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी कंडक्टर का लेंथ की प्रोपोर्शनल होती है कौन? रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर ये रिलेशन मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट डिपेंडेंसी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट डिपेंडेंसी है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया बोलने का मतलब क्या है? जैसे कि हमारे पास ये कंडक्टर है, ये हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बोलने का मतलब क्या है? ये वाला पोर्शन इसका क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया। ये डायरेक्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं किसी भी कंडक्टर की थिकनेस या मोटाई, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया होती है। तो याद रखिएगा, किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा उस मटेरियल का रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और उस कंडक्टर का यदि क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। यहाँ पर नेचर ऑफ मटेरियल बोलने का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो मटेरियल होते हैं उस मटेरियल में, किसी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, एग्जाम्पल के लिए कंडक्टर या मेटल। किसी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ना ही कम होती है ना ही ज़्यादा होती है, एग्जाम्पल के लिए सेमीकंडक्टर। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता, फॉर एग्जाम्पल इंसुलेटर। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि मटेरियल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन? रेजिस्टेंस। तो याद रखिएगा, जिस मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी उस मटेरियल की रेजिस्टेंस क्या होगी? उतनी ही कम होगी। और जिस मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी उसमें उस मटेरियल के रेजिस्टेंस क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं किसी भी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, R प्रोपोर्शनल टू 1/n। नेक्स्ट बात करते हैं 4th नंबर की डिपेंडेंसी है, तो वो है टेम्परेचर। जो कंडक्टर होता है उसके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है मटेरियल के रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उसके रेजिस्टेंस जो है उतना ही बढ़ता जाएगा, और जितना टेम्परेचर को कम करते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही घटता जाएगा। तो याद रखिएगा टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है? प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट डिपेंडेंसी है रेजिस्टेंस का, वो है रेजिस्टेंस पीरियड। क्या है? रेजिस्टेंस पीरियड बोल सकते हो या पीरियड बोल सकते हो, किसकी? कंडक्टर की। और रेजिस्टेंस पीरियड को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टाउ का रेजिस्टेंस के साथ जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टाउ। यहाँ पर टाउ को कहा जाता है रेजिस्टेंस पीरियड।
रेजिस्टेंस पीरियड को हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं प्रतिरोध अवधि। क्या बोल सकते हैं? प्रतिरोध अवधि। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। प्रतिरोध अवधि, अवधि का मतलब होता है समय। कोई भी कंडक्टर जो है जितने ज़्यादा टाइम तक करंट का विरोध करते जाएगा तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती जाएगी? ख़त्म होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी जो है कुछ काम कर रहा है तो ये कंटिन्यू काम करते जाएगा तो इसके काम करने की क्षमता क्या होगी? धीरे धीरे कम होगी। उसी प्रकार कोई भी कंडक्टर जो है अगर वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो जितना ज़्यादा समय तक हम लोग उसको उपयोग में लाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका प्रतिरोध की क्षमता या प्रॉपर्टी जो है धीरे धीरे क्या होगी? कम होती जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ये रिलेशन फाइंड आउट किया गया है कि टाउ क्या है? प्रतिरोध अवधि या रेजिस्टेंस पीरियड का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, अवधि जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा। और अवधि या फिर रेजिस्टेंस पीरियड का जो वैल्यू है वो जितना कम होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो आई होप ये डिपेंडेंसी भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये रहा रेजिस्टेंस की 5 टाइप की डिपेंडेंसी, जहाँ पर थर्ड जो है और फोर्थ जो है और फिफ्थ नंबर का जो डिपेंडेंसी है ये इंटरनल प्रॉपर्टीज़ होती है रेजिस्टेंस की या कंडक्टर की। इसका मतलब ये है ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है किसी भी कंडक्टर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती है। और ये फर्स्ट और सेकंड वाला क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्यों? क्योंकि लेंथ और एरिया को हम लोग बाहर से टच करके या फिर स्केल या किसी भी मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट से हम लोग डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। लेकिन ये जो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ नंबर की जो डिपेंडेंसी है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके या फिर किसी अन्य एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही मेज़र कर पाएंगे, जैसे टेम्परेचर देकर, ठीक है, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो डिपेंडेंसी है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी? कंडक्टर की। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस जो है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। नेक्स्ट बात करेंगे रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी को हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोधकता। और यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट, जैसे कि यहाँ पर देख चुके हैं जो रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर की वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। ये हम लोग देख चुके हैं। और इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम लोग लिखें आर तो क्या हो जाएगा? आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हटाकर एक कॉन्स्टेंट यूज़ कर लेते हैं रो। क्या यूज़ कर लेते हैं? कांस्टेंट रो। इसको कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसी को कहा जाता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या इसी को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर हमको रिलेशन क्या मिल गया? R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल और ए को हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा रो इज इक्वल्स टू R A अपॉन एल। और इसी को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। इसी को क्या कहा जाता है? रेजिस्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके यूनिट की। रेजिस्टिविटी के यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो रो इज इक्वल्स टू R A अपॉन एल होता है। और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और एल का यूनिट होता है मीटर। तो मीटर और मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? ओम मीटर बचेगा। तो ओम मीटर क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप लोग को एग्जाम में पूछे कि रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है तो बता दीजिएगा ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। अब चलिए रेजिस्टिविटी के डायमेंशन की बात करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है रो इज इक्वल्स टू क्या होता है? फॉर्मूला आर ए अपॉन एल होता है। तो आर का डायमेंशन फार्मूला हम लोग को पता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2 होता है। उसी प्रकार क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो एरिया का डायमेंशन फार्मूला होता है एल स्क्वायर और नीचे में है एल का डायमेंशन फार्मूला होता है एल। तो यहाँ पर एल स्क्वायर है, यहाँ पर एल है तो 1 एल यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर एक एल बचेगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को जो रेजिस्टिविटी है इसका जो डायमेंशन फार्मूला मिलेगा वो मिल जाएगा रो इज इक्वल्स टू एम एल का क्यूब टी के पावर -3 ए के पावर -2। यही क्या होगा? रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला होगा। अब यहाँ पर चलिए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अधिकतर बच्चे जो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। कैपिटल आर को बोला जाता है रेजिस्टेंस और रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। दोनों का काम ही है करंट का विरोध करना।
बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर दोनों ही करंट का विरोध करता है तो फिर इसको अलग अलग डिनोट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसी को आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल आर को कहा जाता है प्रतिरोध, या इसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस, और इसका काम होता है करंट को अपोज करना। क्या करना? करंट को अपोज करना। उसके बाद रो होता है जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिरोधकता बोलते हैं और इंग्लिश में रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये भी करंट का अपोज करता है, उस प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, लेकिन ये हमें ये बताता है कि कोई भी मटेरियल, स्पेसिफिक मटेरियल जो है करंट का कितना अपोज कर सकती है, उसकी एबिलिटी को डिफाइन करता है या उसकी रेंज को डिफाइन करता है। कौन? प्रतिरोधकता। जबकि प्रतिरोध क्या होता है? कोई भी मटेरियल हो, इसमें ज़रूरी नहीं है स्पेसिफिक मटेरियल हो, कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो रेजिस्टेंस केवल वो प्रॉपर्टी होती है जो ये बताते हैं कि कोई भी कंडक्टर या कोई भी मटेरियल जो है करंट का विरोध करती है। लेकिन रो जो है प्रतिरोधकता हमको ये बताती है कि कोई भी स्पेसिफिक मटेरियल या स्पेसिफिक कंडक्टर ये बताती है कि वो कितना करंट को अपोज कर सकती है, किस हद तक कर सकती है, उस रेंज या एबिलिटी को बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेजिस्टेंस जो होती है किसी भी कंडक्टर के एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जबकि रेजिस्टिविटी जो है किसी भी कंडक्टर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती है। रेजिस्टेंस जो है किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। किसकी? किसी भी सब्सटेंस की। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, किसी भी सब्सटेंस या कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कोई भी कंडक्टर हो सकता है ना। तो इसका लेंथ जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी शो करेगा, और इसका लेंथ जितना छोटा होगा ये उतना ही कम रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी शो करेगा। और यदि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही कम इसका रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इसका रेजिस्टेंस जो है उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये होगी रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में जानते हैं। तो रेजिस्टिविटी जो है डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर सब्सटेंस और मटेरियल, मतलब रेजिस्टिविटी जो है पर्टिकुलर मटेरियल या सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना करंट का अपोज करवाती है या करती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास दो मटेरियल है और दोनों ही सिल्वर का है। दोनों ही मटेरियल कितना है? सिल्वर का है। तो इसकी लेंथ कुछ भी रहे, इसकी लेंथ कुछ भी रहे, वैसे यहाँ पर इसकी लेंथ छोटी है और इसकी लेंथ बड़ी है, लेकिन दोनों का जो करंट को अपोज करने का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1.6 क्रॉस 10⁻⁻8 होगा। मतलब सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है जी? रो इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10⁻⁻8। ये कांस्टेंट वैल्यू है किसकी? सिल्वर के लिए, जिसको हम लोग यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं 1.6 क्रॉस 10⁻⁻8 ये सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है। तो आई होप अब आप लोग को रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस जो है लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टिविटी जो है स्पेसिफिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे उसका लेंथ और एरिया कुछ भी रहे। रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल के टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसका लेंथ और एरिया कुछ भी रहे। फॉर एग्जांपल सिल्वर के लिए रेजिस्टिविटी 1.6 क्रॉस 10⁻⁻8 होता है, तो इतना ही रहेगा, चाहे इसकी लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी रहे। कॉपर की अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो 1.7 क्रॉस 10⁻⁻8 ओम मीटर ही होगा, चाहे इसकी लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी रहे। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो याद रखिएगा, पॉइंट टू नोटेड, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर दिया गया है कि कंडक्टर जो भी मटेरियल, जिस भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 तक लाई करती है, तो याद रखिएगा उस मटेरियल को हम लोग क्या कह देते हैं? कंडक्टर कहते हैं। अगर कभी आप लोग को एग्जाम में पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी के टर्म्स में या रेजिस्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल को कितने टाइप से कैटेगराइज किया गया है, तो 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। और याद रखिएगा जिस भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 के बीच में हो, उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। और जिस भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁴ ओम मीटर तक हो, तो उस मटेरियल को हम लोग सेमीकंडक्टर का नाम दे देते हैं।
और लास्ट याद रखिएगा, अगर कोई भी मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी 10 के पावर 4 से लेकर 10 के पावर 16 ओम मीटर तक लाई करेगी तो उस टाइप के मटेरियल को हम लोग इंसुलेटर कह देते हैं। तो यहाँ पर तीनों का कंपेयर करके देखें तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है? इंसुलेटर की, उसके बाद सेमीकंडक्टर की, और सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है? तो कंडक्टर की होती है। और यहाँ पर प्रत्येक कंडक्टर जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन, प्लेटिनम, मरकरी, नाइक्रोम, अलॉयमेंट, तो ये सभी प्रकार के जो कंडक्टर्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं और उसका रेजिस्टिविटी भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार सेमीकंडक्टर का भी दिया हुआ है, जैसे कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। उसी प्रकार इंसुलेटर का भी यहाँ पर रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि प्योर वाटर, ग्लास, हार्ड रबर, NaCl, फ्यूज क्वार्ट्ज, तो ये सभी दिए हुए हैं। तो इसको आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। वैसे ये आप लोग के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिलीटेड है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टिविटी है इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है धारा घनत्व। हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको धारा घनत्व कहा जाता है। तो ये क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ एन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। कोई भी मटेरियल है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक मटेरियल है और इस मटेरियल का ये फर्स्ट एंड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और दूसरा एंड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। और इस कंडक्टर में पहले वाले एंड में हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं I1 और दूसरे छोर पर हमें जो करंट प्राप्त हो रहा है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं I2 और ये एक वायर है। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी का डेफिनेशन ये बोलता है किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना करंट बहता है तो उसी करंट के अमाउंट को ही क्या कहा जाता है जी? करंट डेंसिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इस वायर के इस वाले छोर के लिए करंट डेंसिटी का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं J = I1/A1 और इस वाले छोर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? करंट डेंसिटी का वैल्यू लिख सकते हैं J = I2/A2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा, ये डेफिनेशन या ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल की करंट डेंसिटी क्या होती है? तो उस कंडक्टर की यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में बहने वाली करंट का जो अमाउंट होता है उसी को उसका करंट डेंसिटी कहा जाता है। और याद रखिएगा करंट डेंसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है जी? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर इसकी SI यूनिट की बात करें तो क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अब एम्पियर मीटर स्क्वायर कैसे होता है? क्योंकि करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है और एरिया का यूनिट क्या होता है जी? मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम्पियर मीटर के पावर में -2 लिख सकते हैं, या फिर इसी को एम्पियर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा? SI यूनिट हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा जी? तो करंट का डायमेंशन होता है एम्पियर और एरिया का डायमेंशन होता है L²। क्या होगा? L², सॉरी फॉर दैट, ये L² होगा क्योंकि एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है ना, तो ये L² हो जाएगा। और जब हम लोग इसको अरेंज करके लिखेंगे तो m के पावर में 0, लेंथ का पावर यहाँ पर -2 हो जाएगा, L के पावर में -2 हो जाएगा और ये T के पावर में 0 क्योंकि यहाँ पर T है नहीं और यहाँ पर ये 1 एम्पियर है तो ये एम्पियर आ जाएगा। तो इस प्रकार से करंट डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला हम लोग को क्या मिल गया जी? m0 L के पावर -2 और T के पावर में 0 और ये एम्पियर, यही इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग एंगल की बात करें, इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द फ्लोइंग करंट एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे कि ये हम लोग एक कंडक्टर या एक वायर लिए थे, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया क्या होता है जी? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होगा ही। और करंट है, करंट का भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो इन दोनों के बीच अगर कुछ ना कुछ एंगल हो और वो एंगल हमको नहीं पता, इसलिए हम लोग इस एंगल को क्या कंसिडर कर लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो फिर से यही डायग्राम को यहाँ पर बना दिया हूँ मैं। ये फर्स्ट एंड है, ये सेकंड एंड है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है I1, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है I या I2 कंसिडर कर सकते हैं इसको।
तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्शन है और ये करंट का डायरेक्शन है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर लेते हैं ये करंट का डायरेक्शन है और करंट का, और ये वेक्टर का डायरेक्शन है, दोनों के बीच में थीटा है। तो अगर इस वेक्टर एरिया वेक्टर का अगर हम लोग कंपोनेंट लें तो ये ऑरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए साइन थीटा। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग कैसे कंपोनेंट ले लिए हैं, तो ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो, रिजोल्यूशन वेक्टर या वेक्टर कंपोनेंट, उस कॉन्सेप्ट से आया है। अगर कोई वेक्टर दिया रहता है हमको और किसी अदर वेक्टर से अगर वो थीटा एंगल बनाता है तो उसके लिए हम लोग दो कंपोनेंट कंसिडर करते हैं, जिसमें से फर्स्ट कंपोनेंट होता है जिसको ऑरिजेंटल कंपोनेंट बोलते हैं और सेकंड कंपोनेंट होता है जिसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमेशा साइन थीटा का यूज़ करते हैं और ऑरिजेंटल कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमेशा कॉस थीटा का यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है करंट डेंसिटी का डेफिनेशन होता है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो यहाँ पर A को हम लोग क्या लिखेंगे जी, A को हम लोग लिखेंगे A कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि वेक्टर A केवल वेक्टर A नहीं है, ये I के साथ एक एंगल बना रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमको एंगल को डिफाइन करना पड़ेगा A कॉस थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और I क्या है, इसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग किसका कंपोनेंट लिए जी, वेक्टर A का कंपोनेंट लिए हैं। तो ये हमको मिल गया है A कॉस थीटा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र करके I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। अब ये जो है स्केलर फॉर्म में लिखा है, इसको हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर A हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसा क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि आप लोग फिर एक बार याद दिला देता हूँ, 11th क्लास में पढ़े होंगे, कोई भी दो वेक्टर होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म है और ये स्केलर फॉर्म है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग का करंट डेंसिटी जो है कंप्लीट होता है। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को करंट डेंसिटी के बारे में इतना ही जानना है। आगे बात करते हैं हम लोग कंडक्टेंस के बारे में। तो वैसे तो थोड़ा बहुत मैं कंडक्टेंस के बारे में ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। कंडक्टेंस ये भी कि जो कंडक्टर होते हैं या कोई भी मटेरियल होते हैं, चाहे वो इंट्रिंसिक हो, सेमीकंडक्टर हो या फिर इंसुलेटर हो या भी कोई भी मटेरियल हो, उसके पास एक प्रॉपर्टीज़ होती है, वो है कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस क्या होता है, किसी भी मटेरियल में कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होती है, तो उस रेजिस्टिविटी नहीं, कुछ भी मटेरियल होता है उसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता होगा। तो उस रेजिस्टेंस का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो वैल्यू आता है, उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कंडक्टेंस का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कंडक्टेंस इट इज़ डिफाइंड एज G इज इक्वल टू 1/r। और इसकी अगर SI यूनिट की बात करें तो ये होता है G इज इक्वल टू ओम इनवर्स, या इसी को कहा जाता है म्यू, या इसी को कहा जाता है साइमन। याद रखिएगा जो कंडक्टेंस होता है इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट, वो क्या होता है, सीमन होता है। कुछ लोग इसको सीमन पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको साइमन पढ़ देते हैं। तो याद रखिएगा सीमन होता है। ये क्या होता है, जो कंडक्टेंस होता है इसके डायमेंशन की बात करें तो कंडक्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू 1/m L² T⁻³ A⁻²। ये किसका डायमेंशन फार्मूला है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला है। तो 1/r है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/r के जगह पर r का डायमेंशन फार्मूला लिख देंगे। फिर इसको जब हम लोग अरेंज करेंगे या सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा सभी जो है। तो यहाँ पर m⁻⁻1 हो जाएगा, l⁻2 हो जाएगा, और t ये माइनस था तो ऊपर जाके +3 हो जाएगा, और ये माइनस था ये भी ऊपर जाके a⁻+2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को कंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला मिल गया है, m⁻⁻1 l⁻2 t⁻+3 और a⁻+2। इसी को कहा जाता है कंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर जो कंडक्टेंस है और जो रजिस्टेंस है दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। दोनों ही कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर कंडक्टेंस भी कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कंडक्टिविटी की, जिसको पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में।
तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जो रेजिस्टिविटी होती है इसी का जो इन्वर्स फॉर्म है उसी को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी मटेरियल या कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो ये होता है ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, या इसी को सीमन पर मीटर या सीमन मीटर इन्वर्स कहा जाता है, या इसी को म्यू इन्वर्स मीटर इन्वर्स कहा जाता है, इसका एसआई यूनिट। और अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो हम लोग को पता है रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर 1/ρ है, रो क्या है यहाँ पर रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला पता है ना हम लोग को, ये होता है ml⁻3 T⁻³ A⁻²। तो यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल्स टू हम लोग को क्या मिलेगा, इसको रीअरेंज करके लिखेंगे या ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m⁻⁻1 l⁻3 T⁻+3 और A⁻+2, और इसी को कहा जाता है कंडक्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी भी कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम लोग उसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो इसी को कहा जाता है, इसी को एक और नाम से जाना जाता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, या इसी को कहा जाता है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं और देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की। तो सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके थे, ये मिला था हम लोग को R = ml/ne²τA, और यहाँ पर रेजिस्टिविटी होती है ρ = m/ne²τ, जहाँ पर टाउ को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम और ई होता है चार्ज, और एन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इंटीग्रल नंबर बोल सकते हो, एम मास एल, और एल क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या या वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, और कोलिजन भी इंक्रीज होता है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है। और रिलैक्सेशन टाइम जब डिक्रीज होता है तो इस रिलेशन से हम लोग देख सकते हैं जब ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा जी, इंक्रीज होगा, और रेजिस्टिविटी का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, किसी भी कंडक्टर में जब टेम्परेचर की वैल्यू को हम लोग बढ़ाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच कोलिजन बढ़ती है, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और रेजिस्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब इन सभी वेरिएशन को हम लोग एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक्स एक्सिस में हम लोगों ने रखा है टेम्परेचर को, इसका यूनिट है केल्विन, और वाई एक्सिस में हम लोग रख सकते हैं रो या फिर रेजिस्टेंस के लिए भी और रेजिस्टिविटी दोनों के लिए सेम वेरिएशन आएगा कंडक्टर के लिए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। और ऊपर जो हम लोग वेरिएशन देखे थे फ्री इलेक्ट्रॉन कोलिजन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, तो उसके लिए हम लोग को कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हम लोग देख पा रहे हैं कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भी यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये वाला जो कर्व है कौन से रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो ये वाली जो रिलेशन इसको सेटिस्फाइड कौन करता है, ये कर्व्ड लाइन। तो याद रखिएगा हम लोग को ऐसा कर्व्ड लाइन किसके लिए मिलता है, कंडक्टर के लिए। अब चलिए दूसरे मटेरियल के बारे में बात करते हैं। दूसरा मटेरियल है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट एंड इंसुलेटर। तो इन तीनों ही मटेरियल में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है।
और कैसे इंक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। एक्सपोनेंशियली बोलने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन कुछ इस प्रकार होता है, n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस ई जी अपॉन के टी, जहाँ पर k को कहा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर और ई जी को कहा जाता है फॉरबिडन गैप। ठीक है, तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू n0 यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और या फिर बोल सकते हो एक कांस्टेंट वैल्यू है n0, है ना। तो इस तरीके से बढ़ते जाता है, इसी को यहाँ पर एक्सपोनेंशियली बोला गया है। ये वाला टर्म जो है एक्सपोनेंशियल टर्म कहलाता है ना। तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिनकी संख्या क्या होती है, इंक्रीज होती है। कैसे, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, किसमें, सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइट एंड इंसुलेटर, तीनों ही मटेरियल में ये घटनाएं घटित होती हैं। और अगर हम लोग रिलैक्सेशन टाइम टाउ की बात करें तो ये अनचेंज रहता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट और इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही डिक्रीज होता है, दोनों ही क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस प्रकार सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट और इंसुलेटर के लिए हम लोग को कुछ इस प्रकार का कर्व्ड लाइन देखने को मिलेगा। और ये वाला ग्राफ लाइन जो है क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो रहा है जी, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो याद रखिएगा, ये ग्राफ मिलता है हमको सेमीकंडक्टर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अलॉय एलिमेंट। अलॉय मतलब मिश्रण, मतलब एक या एक से अधिक सब्सटेंस को मिलाकर जो मटेरियल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अलॉय एलिमेंट। जैसे कि नाइक्रोम एक अलॉय एलिमेंट है। तो याद रखिएगा, जो अलॉय एलिमेंट होता है या नाइक्रोम होता है, इसमें टेम्परेचर को वैल्यू को इंक्रीज करने पर जो मटेरियल है या नाइक्रोम है उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही अनइफेक्टेड रहता है। दोनों ही क्या रहता है, अनइफेक्टेड रहता है, मतलब इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर इस ग्राफ में देख सकते हो, ये जो नाइक्रोम मटेरियल है, तो नाइक्रोम मटेरियल का जब टेम्परेचर 0 रहता है तब भी इसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होती है, और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तब भी इसके रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो याद रखिएगा, ये वाला लाइन हमको क्या बताता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ना तो रो में कोई फर्क पड़ता है और ना ही रेजिस्टेंस में, दोनों ही क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। दोनों ही क्या रहता है, यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। तो ये तीनों ग्राफ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है या कैसा ग्राफ मिलता है, या फिर सेमीकंडक्टर या फिर अलॉय एलिमेंट में टेम्परेचर बढ़ाने पर हमको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच कैसा ग्राफ मिलता है। ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभार, या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। तो सभी टाइप के क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। और टेम्परेचर कोफिशिएंट को किससे डिनोट किया जाता है जी, अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पाया गया कि कोई भी मटेरियल का जो टेम्परेचर है, तो उनके टेम्परेचर में जब हम लोग dt चेंज करते हैं तो उसका टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा जी, T प्लस dt हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि कोई भी मटेरियल या कंडक्टर है, उसका टेम्परेचर कितना है जी, पहले T था, और उसके टेम्परेचर को जब हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं तो उनके टेम्परेचर में कितना चेंज हो जाता है, dt चेंज हो जाता है। तो उस बॉडी का टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, पहले का टेम्परेचर और जितना चेंज हुआ है दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल टेम्परेचर मिल जाएगा, राइट नाउ वाला, है ना। उसी प्रकार अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो कोई भी कंडक्टर है, उसमें एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि उसका जो पहले जो रेजिस्टेंस था, तो इनिशियल रेजिस्टेंस को यहाँ पर R0 कंसिडर किया गया है। फिर हम लोग टेम्परेचर को dt चेंज करते हैं, जिससे कि उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज हो जाता है, dr चेंज हो जाता है। तो उस मटेरियल का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाता है, जो पहले वाला उसका रेजिस्टेंस था और जितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ है दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हम लोग को उस मटेरियल का टोटल रेजिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है,
फिर इन्हीं जो चेंजेस हैं इनसे फिर एक ऑब्जर्वेशन पाया गया कि जितना ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर में चेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा मटेरियल की रेजिस्टेंस में चेंज होती है। ठीक है, उसके रेजिस्टेंस में चेंज होती है। और किसी भी मटेरियल की इनिशियल रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, एक बार और ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मटेरियल की इनिशियली रेजिस्टेंस अगर पहले से ज़्यादा होगी तो उसके रेजिस्टेंस में जो चेंज करेंगे वो उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर लेता हूँ, मेरे पास एक मटेरियल है, उसका रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, पहले से कितना है, 2 ओम है। तो इसके रेजिस्टेंस को मैं चेंज करूँगा या बढ़ाऊँगा, इसको मैं क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा। तो मैं इसको कर देता हूँ 4 ओम। तो यहाँ पर फाइनली जो रेजिस्टेंस में जो चेंज है ये क्या होगा, इंक्रीज़ होते जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज़ होते जाएगा। तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस जो है अगर ये पहले से ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस में इंक्रीज़ करने पर या चेंज करने पर वो चेंज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनिशियल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस में चेंज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। याद रखिएगा, किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या चेंज करने पर उसके रेजिस्टेंस में भी चेंज होती है, और किसी भी मटेरियल के इनिशियल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है या बढ़ा देते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस में जो चेंज है वो भी चेंज हो जाता है या इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये रिलेशन हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1 और 2। याद रखिएगा dt यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है और dr चेंज इन रेजिस्टेंस है, और r0 का मतलब यहाँ है इनिशियल रेजिस्टेंस। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके लिख देते हैं। और जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, dr प्रोपोर्शनल r0 dt मिल जाता है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाकर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा देते हैं, तो यही इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, dr इज इक्वल्स टू अल्फा r0 dt लिख देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, जहाँ पर ये अल्फा को कहा जाता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या इसी को कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसी को क्या कहा जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। याद रखिएगा, इसी को क्या कहा जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 का इंटीग्रेशन कर देते हैं। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो इस मटेरियल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, उस मटेरियल का जो स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस था और उसके रेजिस्टेंस में चेंज करने के बाद उसका रेजिस्टेंस हुआ, जिसको हम लोग फाइनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो यहाँ तक हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। उसी प्रकार इनिशियल टेम्परेचर T0 कंसीडर कर लेते हैं और फाइनल टेम्परेचर T कंसीडर कर लेते हैं। तो ये राइट हैंड साइड वाले टर्म को हम लोग T0 से लेकर T तक इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ऐसा इंटीग्रेशन करने पर हम लोग को क्या मिल जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इस प्रकार का जो फंक्शन होता है इसका इंटीग्रेशन करने पर हमको क्या मिलता है, R मिलता है। ये आप लोग को पता होगा, इंटीग्रेशन में पढ़ चुके होंगे। अगर आप में से किसी को इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स के लिए में मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स का प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आप लोग इंटीग्रेशन को अपना क्लियर कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट क्या है, R0 RF है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और R0 बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर dt बचेगा। तो यहाँ पर dt का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t0 और t हो जाएगा। और लिमिट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, RF माइनस R0 हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t माइनस t0 हो जाएगा। और इस R0 को जब हम लोग इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यही इक्वेशन जो है कुछ ऐसा मिलेगा, RF इज इक्वल्स टू R0 प्लस R0 अल्फ़ा डेल टी, ये हमको मिल जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से ये राइट हैंड साइड वाले जो टर्म्स हैं उसमें हम लोग R0 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर हमारे पास बचेगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी बच जाएगा। तो फाइनली हम लोग को जो फाइनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया, RF इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी मिल गया। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। याद रखिएगा, यहाँ पर RF का मतलब है फाइनल रेजिस्टेंस, T0 का मतलब है इनिशियल टेम्परेचर, और डेल टी का मतलब है T माइनस T0, जिसको हम लोग चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं। और TF या T ये जो लिखा है ये फाइनल टेम्परेचर है। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी कैन राइट इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 4 को रेजिस्टिविटी के टर्म्स में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, रो F इज इक्वल्स टू रो 0 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को पता है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच रिलेशंस कुछ ऐसा होता है।
तो रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी के लगभग इक्वल होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 4 को रेजिस्टेंस वाले टर्म्स को डायरेक्ट रेजिस्टिविटी वाले टर्म्स में लिख सकते हैं। रो एफ इज इक्वल्स टू रो 0 1 प्लस अल्फा डेल टी, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5, इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी गेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को आप लोग देखो ध्यान से। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से R0 का मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग इसको इधर ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा RF माइनस R0, और यहाँ पर अल्फ़ा है, और ये R0 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R0 डेल टी हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू जब निकालेंगे इस इक्वेशन नंबर 4 से तो हमको क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू RF माइनस R0, और इस R0 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा R0 डेल टी, और इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, अल्फ़ा को यहीं रहने देंगे, तब हमको मिल जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू RF माइनस R0 अपॉन R0 डेल टी। इसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस के लिए कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है किसको, अल्फ़ा को। और अगर रेजिस्टिविटी की अगर बात करें तो यहाँ से भी फिर वही प्रोसीजर करेंगे, इस वाले रो का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर रो आएगा, रो 0 आएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो रो एफ माइनस रो 0 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा रो 0 डेल टी हो जाएगा। तो अल्फ़ा को यहीं रखते हैं, रो 0 डेल टी को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू रो एफ माइनस रो 0 अपॉन रो 0 डेल टी मिल जाएगा। और इस वाली इक्वेशंस को कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रेजिस्टिविटी, और इस इक्वेशंस को कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर द रेजिस्टेंस। तो याद रखिएगा ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला और ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग इससे रिलेटेड जब एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग है या इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको याद रखिएगा। अल्फ़ा का वैल्यू पॉजिटिव होता है कंडक्टर के लिए, अर्थात ये अल्फ़ा जो है इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है किसके लिए, कंडक्टर के लिए, याद रखिएगा। और अल्फ़ा का वैल्यू निगेटिव होता है किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, और इसका वैल्यू 0 होता है अदर के लिए, 0 होता है अदर के लिए। ये तीनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक पढ़ते हैं, आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच टू ऑल।